जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। नमस्कार, एक्स न्यूज़ के चौथे इतिहास के एपिसोड में आपका स्वागत है। 2 अरब साल, जी हाँ, 2 अरब साल जब हिमालय का जन्म भी नहीं हुआ था, जब गंगा ने बहना शुरू भी नहीं किया था, तब से अरावली खड़ी है। यह पृथ्वी की सबसे पुरानी झुर्रियाँ हैं, प्रोटेरोजोइक युग की गवाह। हम इसे पहाड़ों का राजा हिमालय कहते हैं, लेकिन अरावली तो हिमालय की भी पूर्वज है। अरावली वह दीवार है जो सदियों से थार के रेगिस्तान को दिल्ली और हमारे खेतों तक पहुंचने से रोकती है। यह भारत का ग्रेट वाटर डिवाइडर है, जो तय करती है कि बारिश का पानी अरब सागर में जाएगा या बंगाल की खाड़ी में। लेकिन आज इतिहास का यह गवाह खुद इतिहास बनने की कगार पे है। 22 सितंबर 2025, यह तारीख याद रखिए, क्योंकि इसी साल इस दीवार में एक ऐसी दरार डाली गई जिसे शायद कभी भरा न जा सके। हम बात कर रहे हैं नवंबर 2025 में आए उस फैसले की जिसने भूगोल को ही बदल दिया। 100 मीटर। जी हाँ, सरकार की नई परिभाषा और अदालत के फैसले ने तय किया है कि जो पहाड़ी अपने आधार से 100 मीटर से ऊंची नहीं है, वह कानूनी रूप से पहाड़ी नहीं है। सुनने में यह सिर्फ एक आंकड़ा लगता है ना? लेकिन इसका सच डरावना है। भारतीय वन सर्वेक्षण का डेटा कहता है कि अरावली की 12,081 चिन्हित पहाड़ियों में से अब केवल 1,048 यानी सिर्फ 8.7% पहाड़ियां ही कानूनी रूप से सुरक्षित है। बाकी 90% ये अब खनन माफियों और बिल्डरों के लिए खुली तिजोरी बन गई हैं। यानी अगर कोई पहाड़ी 90 मीटर ऊंची है तो कानून की नजर में वह पहाड़ी नहीं, समतल जमीन है, और जमीन पर माइनिंग हो सकती है, कंक्रीट उग सकती है। जरा सोचिए, राजस्थान की वो हजारों छोटी पहाड़ियां जो भले ही कम ऊंचाई की थी, लेकिन पानी को रोकती थी, धूल को छाटती थी, उन्हें अब विकास के नाम पर समतल किया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इसे अरावली का डेथ वारंट कहा है। उनका तर्क साफ है, कुदरत इंच टेप लेकर भेदभाव नहीं करती। 30 मीटर ऊंची पहाड़ी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी 100 मीटर ऊंची। लेकिन खतरा सिर्फ पहाड़ियों के गायब होने का नहीं, खतरा हमारे सांस लेने का है, हमारे पानी पीने का है। अरावली की चट्टानें, क्वार्टजाइट और नीस अपनी खंडित प्रकृति यानी फ्रैक्चर्ड स्ट्रक्चर के लिए जानी जाती हैं। यह चट्टानें स्पंज की तरह काम करती हैं, बारिश के पानी को सोखकर गहरे पानी के भीतर पहुंचाती हैं। अगर यह पत्थर नहीं रहे तो पानी जमीन में नहीं जाएगा, और जब पानी नहीं होगा तो क्या होगा? दिल्ली और एनसीआर पहले ही दुनिया के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक है। अरावली हमारे फेफड़े हैं। यह कार्बन सोखती है, ऑक्सीजन देती है, लेकिन इससे बड़ी बात, यह पश्चिमी भारत से आने वाली धूल भरी आंधियों को रोकती है। अब यह दीवार गिरेगी तो थार रेगिस्तान की रेत को दिल्ली, गुड़गांव और पश्चिमी यूपी के उपजाऊ खेतों तक पहुंचने से कौन रोकेगा? विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो दिल्ली अगला रेगिस्तान होगा। या कोई भविष्य की फिल्म की कहानी नहीं है। या आज सोलाइटेजिया के शिकार हो रहे हैं। यह मानसिकता, तनाव या पीड़ा जो हम तब महसूस करते हैं जब हम अपने ही घर, अपने ही पर्यावरण को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखते हैं। एक तरफ हम विनाश देख रहे हैं और दूसरी तरफ एक विडंबना। सरकार ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की बात की है। अफ्रीका की तर्ज पर 1400 किलोमीटर लंबी हरी पट्टी बनाने का सपना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि एक तरफ हम नए पौधे को लगाने का दावा करते हैं, तो दूसरी तरफ जो जंगल करोड़ों सालों से बना है उसे 100 मीटर के पैमाने से नापकर खत्म कर रहे हैं। पर्यावरणविद पूछ रहे हैं कि क्या यह समझदारी है? क्या हम पुराने जैव विविधता से भरे जंगल को काटकर
वहां यूकेलिप्टस जैसे पेड़ लगाकर जंगल बना सकते हैं? नहीं। और इस कहानी में एक और मोड़ है, न्याय का। पर्यावरणीय न्याय। आपको 2021 का खोरी गांव याद है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 10,000 गरीबों के घर यह कहकर तोड़ दिए गए कि जंगल की जमीन पर बने थे। 1 लाख मजदूर बेघर हो गए। तब तर्क था वन भूमि पर कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन आज उसी अरावली के वन क्षेत्र में अमीरों के फार्म हाउस, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान और बैंक्वेट हॉल शान से खड़े हैं। 2023 का वन कानून संशोधन और अब यह नई परिभाषा, क्या रास्ता अमीरों की सहूलियत के लिए बनाया जा रहा है? खोरी गांव का मलबा आज भी वहां पड़ा है, लेकिन फार्म हाउसों की रोशनी कम नहीं हुई है। क्या पर्यावरण कानून केवल गरीबों के लिए सख्त है? हम अपनी विरासत खो रहे हैं, केवल पेड़ पौधे नहीं बल्कि इतिहास। 11वीं शताब्दी में तोवर वंश के राजा अनंगपाल द्वितीय ने इसी अरावली की गोद में लालकोट शहर बसाया था, जिसे दिल्ली का पहला शहर माना जाता है। उन्होंने अनंगताल जैसा जलाशय बनाया, जो अरावली की जल संरचना, जल संचयन क्षमता का सबूत था। आज हम उस नींव को ही खोद रहे हैं जिस पर दिल्ली बसी है। मागर बनी के जंगल, जहां स्थानीय गुज्जर समुदाय के गुदड़िया बाबा की आस्था के कारण सदियों से एक पत्ता भी नहीं टूटने दिया। वहां के बुजुर्ग कहते हैं, यह पहाड़ नहीं, हमारा देवता है। अगर पहाड़ नहीं रहेगा तो पानी कहां से आएगा? यह सवाल आज हमें खुद से पूछना होगा। तेंदुए, लकड़बग्घे और सैकड़ों प्रजाति के पक्षी जो सरिस्का से लेकर दिल्ली तक इस कॉरिडोर में रहते हैं, अब कहां जाएंगे? जब हम उसकी जमीन छीन लेंगे तो वे हमारे शहरों में ही आएंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यूएनसीसीडी में वादे करते हैं कि हम 2030 तक जमीन को बंजर होने से रोकेंगे। हम सतत विकास लक्ष्यों की बात करते हैं, लेकिन अरावली की वर्तमान स्थिति इन मुद्दों का मजाक उड़ा रही है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। 100 मीटर का यह फैसला सिर्फ जमीन के ऊपर का खेल नहीं है। असली खेल जमीन के नीचे चल रहा है। एक ऐसा संकट जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब महसूस होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम बात कर रहे हैं पानी की, दिल्ली और एनसीआर की प्यास की। आपको याद है, मैंने शुरुआत में कहा था कि अरावली की चट्टानें केवल पत्थर नहीं है। भूवैज्ञानिकों की भाषा में अरावली की संरचना क्वार्टजाइट और खंडित है। आसान भाषा में कहें तो इन पत्थरों में लाखों बारीक दरारें हैं। ये दरारें एक स्पंज का काम करती हैं। जब बारिश होती है तो यह चट्टानें पानी को सोखती हैं और उसे सीधे जमीन के नीचे मौजूद एक्वीफर्स यानी भूजल भंडार तक पहुंचाती हैं। सोचिए, अगर आप इस स्पंज को हटा दें, इन चट्टानों को पीस कर बजरी बना दें, तो बारिश का पानी कहां जाएगा? वह बहकर नालों में जाएगा और फिर समुद्र में। जमीन प्यासी रह जाएगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भूजल स्तर पहले ही पाताल में जा चुका है। 2025 की रिपोर्ट कहती है कि कई इलाकों में पानी अब मिल ही नहीं रहा है। अगर अरावली की ये नेचुरल रिचार्ज मशीन बंद कर दी गई तो हमारे नलकूप सूख जाएंगे। हम स्मार्ट सिटी तो बना लेंगे, लेकिन उस सिटी में पीने का पानी कहां से आएगा? क्या हम टैंकरों के भरोसे एक महानगर चला सकते हैं? और अब आते हैं दूसरे पहलू पर, जिसे ग्रीन वॉशिंग कहा जा रहा है। सरकार 2023 के वन संरक्षण संशोधन अधिनियम के तहत इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। सुनने में अच्छा लगता है, जंगल सफारी, चिड़ियाघर, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है? नए नियमों के मुताबिक चिड़ियाघर और सफारी बनाने को गैर गतिविधि नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। यानी जंगल के बीचों बीच कंक्रीट के स्ट्रक्चर खड़े किए जा सकते हैं,
सड़कें बनाई जा सकती हैं और इसे वन संरक्षण कहा जाएगा। विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं, क्या एक नेचुरल जंगल को जहां तेंदुआ और लकड़बग्घा अपनी मर्जी से घूमते हैं, उसे एक पिंजरे वाले चिड़ियाघर में बदलना संरक्षण है, या यह अरावली की प्राइम लैंड पर कब्जा करने का एक कानूनी रास्ता है? जब जंगल में पर्यटकों की गाड़ियां दौड़ेगी, होटल बनेंगे, तो क्या वहां की शांति और इकोलॉजी बची रहेगी? हमने देखा है कि कैसे अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत नए पौधे लगाने की बात हो रही है, लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि एक जंगल को बनाने में 100 साल लगते हैं और एक सफारी पार्क बनाने में 5 साल। हम जंगल को पार्क से रिप्लेस नहीं कर सकते, तो फिर समाधान क्या है? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और दिल्ली को रेगिस्तान बनने दें? बिल्कुल नहीं। रास्ता अब भी बचा है, लेकिन यह रास्ता अदालतों से ज्यादा हमारी इच्छा शक्ति से निकलता है। पहला समाधान, परिभाषा बदलनी होगी। एक पहाड़ की पहचान उसकी ऊंचाई से नहीं, उसके काम से होनी चाहिए, चाहे वो 10 मीटर का टीला हो या 500 मीटर का पहाड़। अगर वह पानी सोख रहा है, अगर वह धूल रोक रहा है, तो वह अरावली है और उसे छूना अपराध होना चाहिए। इकोलॉजिकल डिफिनेशन ही एकमात्र वैज्ञानिक रास्ता है। दूसरा समाधान, अरावली को टुकड़ों में देखना बंद करना होगा। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ये 4 राज्य अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति सीमाओं को नहीं मानती। हमें अरावली के लिए एक एकीकृत प्रबंधन प्राधिकरण की जरूरत है, जो पूरे पहाड़ को एक शरीर की तरह ट्रीट करे। और तीसरा, जन भागीदारी। मागर बनी के गुज्जर समुदाय ने हमें रास्ता दिखाया है। उन्होंने जंगल को सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा, उन्होंने उसे अपना देवता मानकर बचाया। आज हमें भी, चाहे हम दिल्ली के हाई वोल्टेज अपार्टमेंट में रहते हों या गांव में, अरावली को अपनी जिम्मेदारी मानना होगा। – 2030 दूर नहीं। UNCCD की रिपोर्ट चेतावनी दे रही है कि अगर हमने आज कदम नहीं उठाया तो भारत भूमि क्षरण तटस्थता के अपने लक्ष्य से चूक जाएगा। अरावली खामोश है। वह न तो वोट दे सकती है, न कोर्ट में दलील पेश कर सकती है। उसकी वकालत हमें करनी होगी, क्योंकि अगर वह दीवार गिर गई तो यकीन मानिए इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। हम वो पीढ़ी नहीं बनना चाहते जिसने अपने बच्चों को विरासत में धूल और प्यास दी। जागिए, इससे पहले कि आपके घर की खिड़की से अरावली नहीं बल्कि उड़ती हुई रेत दिखाई दे। अरावली के लिए जय हिंद। आज अरावली एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। सवाल अदालत या सरकार का नहीं, हमारे अस्तित्व का है। अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है या उत्तर भारत की जीवन रेखा है। अगर यह हाइड्रोलॉजिकल मशीन बंद हो गई तो नल सूख जाएंगे। अगर यह हवा का फिल्टर हट गया तो सांसों में जहर भर जाएगा। अंत में सवाल बड़ा है और सीधा है, क्या हम अपने बच्चों को विरासत में एक हरा भरा पहाड़ देंगे या रेत का एक टीला? क्या हम अपने अनंग पाल की विरासत देंगे या कंक्रीट के जंगल? फैसला अदालतों को नहीं, हमें करना है। हमें मांग करनी होगी कि अरावली को इंच टेप और ऊंचाई से नहीं बल्कि उसके पारिस्थितिक महत्व से पहचाना जाए, क्योंकि अब अरावली खामोश हो जाएगी तो हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं बचेगा। यह लड़ाई 100 मीटर की नहीं, जिंदगी की है। मित्रों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके अरावली को अपना सपोर्ट दें। धन्यवाद।